नमस्कार मित्रों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों हम लोग की क्लास भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था पर चल रही है, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में जो संविधान के निर्माण संबंधी कार्य हैं उसको पूरा कर लिए थे। उससे जुड़े जो संविधान की विशेषता में उसकी प्रस्तावना, विदेशी स्रोत और जो संविधान के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, उस भाग में से भाग 1 को हमने पढ़ लिया था। भाग 2 में जो बातें नहीं थे नागरिकता संबंधित उसको भी हमने देख लिया था। आज हम लोग की क्लास भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उस 22 भाग में जो तीसरा भाग है उस पर हम लोग की चर्चा होगी। उस तीसरे भाग में दोस्तों जिसकी चर्चा उसमें हमारे मौलिक अधिकार यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमारे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके विषय पर हम लोग की चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं क्या है मूल अधिकार। मूल अधिकार का आशय क्या है, नागरिकों को कैसे प्राप्त हुआ मूल अधिकार, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही, किस तरह यह नागरिकों को अपना अधिकार बनाए रखने में तत्पर है। तो आइए देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार दोस्तों, मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए व्यक्ति के समग्र विकास के लिए समग्र विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। क्या मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के विकास के लिए संविधान द्वारा दिया गया है। समग्र विकास का दोस्तों तात्पर्य है कि व्यक्ति का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास और सांस्कृतिक विकास के लिए जो है व्यक्ति को जो है जो यह भारत के नागरिक हैं उनको यह प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? संविधान प्रदान करता है। संविधान इसको प्रदान भी करता है दोस्तों, और संविधान के द्वारा इसका संरक्षण भी किया जाता है। क्या संविधान इसको प्रदान करता है? संविधान इसको प्रदान करता है और संविधान द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। किस पर? जो हमारे मूल अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसका संरक्षण कौन करेगा? संविधान करेगा। अगर हम बात कर लें इस मूल अधिकार की पृष्ठभूमि की, सर्वप्रथम कहाँ से इसका जन्म हुआ, इसका जन्मदाता या जननी किस देश में इसका जन्म हुआ, कहाँ के नागरिकों को सर्वप्रथम यह अधिकार दिया गया, तो दोस्तों सर्वप्रथम ये 1215 ईस्वी में 1215 में जो एक देश है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, या हम लोग वर्तमान में ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन के जो नागरिक होते हैं वहाँ के नागरिकों को वहाँ के सम्राट के द्वारा, जो उनका नाम जॉन होता है, जॉन सम्राट के माध्यम से अपने नागरिकों को मैग्ना कार्टा के रूप में, किसमें? मैग्ना कार्टा के रूप में, मैग्ना कार्टा के रूप में दोस्तों वहाँ के नागरिकों को सर्वप्रथम मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। कब? 1215 में ब्रिटेन के नागरिकों के लिए वहाँ के राजा के माध्यम से यह अधिकार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यह तो ब्रिटेन के नागरिकों के लिए वहाँ के राजा जो होते हैं उनके द्वारा प्रदान किया गया मूल अधिकार था, लेकिन यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं था। इसलिए जो हमारे संविधान में है, जो हम लोग को जिस हिसाब से मूल अधिकार मिला है उस हिसाब से यह अधिकार नहीं था। लेकिन अगर हम वहीं देखें सर्वप्रथम
किस देश के द्वारा संविधान के माध्यम से मूल अधिकार को वहाँ के नागरिकों को दिया गया? तो 1791 ईस्वी में 1791 में अमेरिका जैसे देश के द्वारा अपने संविधान के माध्यम के वहाँ के संविधान के माध्यम से वहाँ के नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया। यह अधिकार प्रदान किया गया कहाँ? अमेरिका के नागरिकों को वहाँ के संविधान के माध्यम से वहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया। अगर बात करें हम लोग दोस्तों जननी या जन्मदाता की, तो हम लोग देख सकते हैं कि जन्म कहाँ होता है इसका? जन्म तो जो है हुआ इसका यूके में यानी ब्रिटेन में। तो हम लोग कह सकते हैं जननी व जन्मदाता कौन हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। जननी / जन्मदाता कौन हो जाएगा? ब्रिटेन। जबकि अगर जनक की बात कर लें हम लोग, तो जनक में कौन हो जाएगा? जनक की बात करें तो सर्वप्रथम संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार कौन प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा देश अमेरिका। अमेरिका को हम लोग जन्मदाता के रूप में जान सकते हैं। जन्मदाता तो ही हो गया। जनक के रूप में। जनक अगर एग्जाम में पूछे मूल अधिकारों का जननी या जन्मदाता कौन है, तो 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा या यूके हो जाएगा। जबकि अगर जनक के रूप में पूछता है, सर्वप्रथम संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए, तो कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बातें रही हम लोग की जो विदेशों से यानी अदर देश में जब जन्म होता है, तो हमारे संविधानविदों ने देखा कि वहाँ पर इस तरह वहाँ के नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया जा रहा है, तो क्यों ना हमारे यहाँ भी नागरिकों को ऐसा अधिकार प्रदान किया जाए। तो इसके अगर इतिहास के अपने भारतीय इतिहास के पृष्ठभूमि पे अगर हम देखें, यहाँ के जो नागरिक व्यक्ति थे, नेता थे, किस प्रकार से अपने यहाँ मौलिक अधिकार की मांग करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं जो ये मौलिक अधिकार है किस तरह अपने भारतीय इतिहास के तौर पर कौन कौन जो मांग करते हैं उनको एक बार एक दृष्टि देखेंगे। दोस्तों बात कर लें ही जो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जब भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं, भारत के इतिहास में अगर हम लोग देखें तो 1891 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। कौन? स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। क्वेश्चन बने कि सर्वप्रथम किसने मौलिक अधिकार की मांग की, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो उसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्वराज विधेयक, जिसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1891 नहीं है, 1895 इसको कर लीजिएगा आप लोग। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने स्वराज विधेयक में मांग की जाती है। तो दोस्तों ये तो रही जो हमारे भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, और कौन मांग करते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें 1928 ईस्वी में किसके द्वारा मांग की जाती है? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा अपने नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार की मांग की जाती है। 1928 ईस्वी में लाल नेहरू के नेहरू रिपोर्ट में
नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग की जाती है। कब? 1928 ईस्वी में। लेकिन नेक्स्ट अगर हम इसी में देख लें, नेक्स्ट देखें 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से मूल अधिकार की मांग की जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन 1931 की जो तथ्यात्मक बातें हैं। किसमें? कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की जाती है। मित्रों, अभी हम लोग बातें को समझ रहे हैं। जैसे ही एक बार हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद जो इसकी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो नोट्स संबंधित, उसको हम लोग अभी नोट्स करेंगे। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद नोट करते हैं। तो 1931 में कराची अधिवेशन में स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों की मांग की जाती है। स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों की मांग की जाती है। अगर नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट अगर हम देख लें इसी कड़ी में, एनी बेसेंट भी होती हैं। एक होती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट अपने होम रूल लीग के माध्यम से मूल अधिकार की मांग करती हैं। एनी बेसेंट होम रूल लीग के माध्यम से मूल अधिकार की मांग करती हैं। कौन जो है? एनी बेसेंट जो होती हैं, एनी बेसेंट जो होती हैं वह होम रूल के माध्यम से वह मूल अधिकार की मांग करती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात रही जो भारतीयों के द्वारा मूल अधिकार की मांग के इतिहास के संबंध में। आगे आइए देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, अभी ये सब बातें जो हैं हम लोग व्यवस्थित तरीके से नोट करेंगे, पहले समझ लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें जे.एल. नेहरू जी के द्वारा इस मूल जो अधिकार हैं इसका प्रारूप तैयार किया जाता है। कौन? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया जाता है। इस प्रारूप के तैयार करने के फलस्वरूप इन्हें ही मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। किसको? मूल अधिकारों का जनक किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, जनक इन्हीं को माना जाता है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये तो बातें रही हम लोग की संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनसे जो विदेशी बातें कुछ रही, जहाँ पे मूल अधिकार का जन्म होता है, और हमारे भारतीय इतिहास के माध्यम से कुछ बातें रही जिनके माध्यम से मूल अधिकार की मांग की जाती है। और मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में हम लोग देख सकते हैं। भाग 3 के 12 से 35 आर्टिकल में यह निहित हैं। किसमें? भाग 3 के 12 से 35 आर्टिकल में निहित हैं। वहीं अगर हम लोग देख लें इसमें
जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं, 12 से 35 में ऐसे कितने आर्टिकल हैं जो आर्टिकल सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, और ऐसे कितने आर्टिकल हैं जो विदेश और विदेशी व्यक्ति और भारतीय दोनों के लिए हैं। दोस्तों टोटल 12 से 35 जो आर्टिकल हैं, 23 आर्टिकल हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से भारतीयों के लिए जो सिर्फ भारतीयों को अधिकार प्राप्त है जिस मूल अधिकार पर, वह आर्टिकल क्या हो जाएगा, वह आर्टिकल हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 29, 30 यह जो हम लोग आगे इसकी जो डिटेल्स है आगे देखेंगे, लेकिन अभी जो तथ्यात्मक बातें हैं कुछ, उसको हम देखते चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाता है एक बार हम लोग इसको समझ लें। क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि कौन सा मूल अधिकार भारतीयों के लिए, सिर्फ भारतीयों के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर बनाएगा, कौन सा मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है। 3 मूल अधिकार इसमें से ले लेगा, 15, 16, 19 ले लेगा, एक मूल अधिकार ले लेगा, 20 ले लेगा। तो इस स्थिति में कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, 20। दोस्तों 20 जो आर्टिकल है वो भारतीय और विदेशी दोनों के लिए उसमें मान्यता प्राप्त बातें डाली गई हैं। तो इस प्रकार से 15, 16, 19, 29, 30 यह ऐसे मूल अधिकार हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीयों को सिर्फ प्राप्त हैं। बल्कि अगर हम लोग देख लें कौन से भारतीय और विदेशी व्यक्ति दोनों के लिए प्राप्त हैं, वहीं 14, 20, 21, 21A, 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो भारत के नागरिक जो हैं उनके लिए भी, विदेश के जो नागरिक हैं जो भारत में कभी आते हैं उनके लिए भी यह प्रावधान जो इसमें तथ्य निहित हैं उनके लिए भी मान्यता प्राप्त हैं। जो नियम भारतीयों के ऊपर लागू होगा वह विदेश के ऊपर भी लागू होगा, लेकिन जो हमारे 15, 16, 19, 29 आर्टिकल हैं यह नियम भारतीयों के लिए ही लागू होंगे। यह जो आर्टिकल दोस्तों हैं हम लोग एक एक आर्टिकल करके आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मूल अधिकार में भाग 3 के जो तथ्यात्मक बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भाग 3 की जो तथ्यात्मक बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। भाग 3 जो है दोस्तों, भाग 3 जो आर्टिकल अब हम लोग को पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले एक बार जो हमने चीज़ें समझी हैं उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे जो कंटिन्यू होंगे। तो आइए समझते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार ऐसा अधिकार है, हम लोग नोट कर सकते हैं, मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जो नागरिकों को उनके मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जो नागरिकों
को उनके समग्र विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, उनके समग्र विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदान किया गया है और तथा इसका संरक्षण भी संविधान के द्वारा किया जाता है। या किया गया हो, संरक्षण भी संविधान के द्वारा किया गया हो, इसे ही हम मूल अधिकार कहते हैं। इसे हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार दोस्तों व्यक्ति व राज्य के दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह व्यक्ति व राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। मूल अधिकार, पीछे हमने इस बातों पे चर्चा नहीं किया था, आप लोग गौर कीजिएगा। मूल अधिकार व्यक्ति व राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। व्यक्ति व राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, अर्थात राज्य द्वारा ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करे। अर्थात इरेज कर लेते हैं हम लोग। अर्थात राज्य द्वारा इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। राज्य द्वारा इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। राज्य द्वारा इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्यों कि संविधान के द्वारा यह प्रदत्त अधिकार हैं। क्योंकि यह जो हमारे मूल अधिकार हैं, यह राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर हस्तक्षेप करता भी है तो न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसको यह अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई राज्य हस्तक्षेप कर रहा है तो जो हस्तक्षेप किया जा रहा है
या कानून के माध्यम से या वैसे कोई मूल अधिकार को कोई किसी व्यक्ति का हनन किया जा रहा है तो उसको वह उस पर वह अंकुश लगा सकता है। कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आगे हम लोग देख सकते हैं हमने देखा अतिक्रमण नहीं किया। अतिक्रमण की स्थिति में न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतिक्रमण की स्थिति में द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है अगर ऐसा करता है या लिख लीजिए अतिक्रमण की स्थिति में अतिक्रमण की स्थिति में न्यायालय इस पर अंकुश लगा सकता है, लगा सकता है। कौन? न्यायालय पर न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से इस पे अंकुश लगा सकता है अगर व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं या उनके जो मूल अधिकार हैं उस पर अगर कोई ऐसी बात आती है तो इस पर अंकुश लगा सकता है। कौन? न्यायालय। हमने पीछे ही देखा है कि मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, जो व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो सांस्कृतिक जीवन है उसमें राज्य के द्वारा कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सही है दोस्तों। जैसे हम समाज में उठना बैठना चाह रहे हैं, समाज में अपनी बातें कहना चाह रहे हैं, तो इन सब बातों पर राज्य इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम पढ़ना चाह रहे हैं, राज्य इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम सांस्कृतिक के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है उसके तहत हम जी रहे हैं, इस पे कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यही है हमारा मूल अधिकार। आगे जो और बातें हैं उसको हम लोग समझते आगे चलेंगे। तो अंकुश नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में, यह न्यायालय में वाद योग है। न्यायालय में अतिक्रमण नहीं कर स्थिति में न्यायालय इस पर अंकुश लगा सकता है। यह न्यायालय में वाद योग्य है। यह में वाद योग्य है। दोस्तों, यह न्यायालय में वाद योग का तात्पर्य क्या है? अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आपके द्वारा आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 126 के तहत जो है आप रिट डाल सकते हैं। कहाँ? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप रिट डाल सकते हैं। तो उसी का तात्पर्य है कि यह न्यायालय में वाद योग है, आप न्यायालय जा सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसी में, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जो ये मूल अधिकार की पृष्ठभूमि है कब 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटेन के नागरिकों को वहाँ के सम्राट के जो थे अपने नागरिकों को मैग्मा कार्टा के रूप में जो मूल अधिकार है उनको वहाँ पे देते हैं। सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा
अपने नागरिकों को मैग्मा कार्टा के रूप में मूल अधिकार प्रदान किए। इसीलिए ब्रिटेन को मूल अधिकारों का जन्मदाता की संज्ञा दी जाती है। तो जन्मदाता या जननी अगर पूछे कौन है मूल अधिकारों का जन्मदाता, कौन है जननी, तो इस स्थिति में कौन सा ऑप्शन, हम लोग का 4 ऑप्शन दिया रहे, कौन सा सही हो जाएगा? ब्रिटेन। कब? 1215 ईस्वी में। तो दोस्तों ये तो रही ब्रिटेन की छोटी सी कुछ तथ्यात्मक बातें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमेरिका की कौन सी बातें हम लोग पीछे देखे थे, उसको नोट करते हैं। वहीं अगर हम देखें 1791 ईस्वी में अमेरिका ने अमेरिका में संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। कौन? अमेरिका। वहीं अगर देखें, इसीलिए इसको मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। इसीलिए अमेरिका को मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। पीछे हमने देखा, अगर जननी या जन्मदाता की बात करें तो इस स्थिति में ब्रिटेन, जबकि जनक की अगर बात करें तो अमेरिका हो जाएगा। विश्व का ऐसा पहला देश है कौन? अमेरिका, जिसके द्वारा संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को
अपने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को, यहाँ पे नागरिकों को लिख लीजिएगा, नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। इसीलिए अमेरिका को क्या मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसी में देखें, भारत में सर्वप्रथम, भारत के अगर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम देखें मूल अधिकारों की, ये तो कुछ विदेशी जो तथ्य थे उस पर हमने बात की। भारतीय मूल अधिकारों का इतिहास हेडिंग आप लोग अगर चाहें तो भारतीय मूल अधिकारों का इतिहास डाल सकते हैं। भारतीय मूल अधिकारों के इतिहास में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में, कब? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में भारत में 1895 में भारत में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों की भारत में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों की स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों की जो मांग संबंधी बातें मिलती हैं, की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों की मांग की थी। या थी हटा लीजिए की। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट का क्या होता है, नेक्स्ट इसके बाद एक होती हैं बाद एनी बेसेंट होम रूल लीग में मूल अधिकारों की, होम रूल लीग के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग करती हैं। इसके बाद एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन में मूल अधिकारों की मांग मूल अधिकारों की मांग करती हैं। कौन? ये लगभग 1925 का समय होता है, तब इनके द्वारा बातें सामने आती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर देख लें हम लोग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है 1931 की।
1931 में दोस्तों कराची अधिवेशन में, सॉरी एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, 1928 1928 में जो मोतीलाल नेहरू जी होते हैं अपने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग करते हैं। मोतीलाल नेहरू जी अपने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की किसमें? नेहरू रिपोर्ट में कौन? मोतीलाल नेहरू जी। अगर इसके बाद हम लोग देखें 1931 की बातें कुछ सामने निकल कर आती हैं। 1931, इसको आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। 1931 में किसमें? कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्पष्ट रूप से भारतीयों द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई। 1980 इरेज कर लेते हैं इसको। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारतीयों द्वारा स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों की मांग की गई। स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों की मांग की गई। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारतीयों के द्वारा स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों की मांग की गई। तो दोस्तों आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर आपको इसमें क्वेश्चन बनाए कि सर्वप्रथम भारतीयों के द्वारा स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों की मांग की गई 4 अधिवेशन दे दे, तो उसमें से कौन सा अधिवेशन सही हो जाएगा? कराची अधिवेशन 1931। इसमें अगर हम देखें मूल अधिकारों को भारत में मैग्मा कार्टा के रूप में, नेक्स्ट अगर देखें, जब मूल अधिकारों को भारत में मैग्मा कार्टा के रूप में संविधान के आधारशिला के रूप में संज्ञा दी जाती है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, जैसे ब्रिटेन में मैग्मा कार्टा के रूप में वहाँ के नागरिकों को दिया गया, वैसे भारत में भी मैग्मा कार्टा के रूप में यहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। तो ये तो इतिहास रहा दोस्तों। अब हम लोग की क्लास जो है वह देखेंगे जो
भारतीय संविधान के इतिहास की जो बातें थी उसको हमने, भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं भाग 3 में, उसमें कुछ जो इतिहास संबंधी बातें हैं उसको हमने देख लिया। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें कंटिन्यू बनी रहेंगी। धीरे धीरे ऐसे करके हम लोग पूरे संविधान को कंप्लीट करेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो संविधान में भाग 3 के तहत 12 से 35 आर्टिकल निहित हैं, उसको एक एक आर्टिकल करके हम लोग को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो अगर हम लोग देखें तो भाग 3 को संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी के कथनों में आता है कि अंतरात्मा के रूप में किसको जाना जाता है? भाग 3 को। तो यहाँ तक की बातें हम लोग की जो थी हुई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाग 3 के तहत जो आर्टिकल दिए गए हैं उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।